बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाएगी। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी बाकायदा तैयार कर लिया गया है। बिहार पुलिस भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में एसएसबी और एनआईए के साथ साथ दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेगी। इस ऑपरेशन की शुरुआत होने से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। और देखिए, बिहार से घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर सियासी घमासान भी मच गया है। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बिहार में तनाव पैदा किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वहीं सीमांचल के नेताओं का दावा है कि सीमांचल में एक भी घुसपैठिए नहीं है, अगर हैं तो सरकार उनकी पहचान कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। घुसपैठ पर बड़ा एक्शन करने जा रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर करके। अभी देखिए, ये लगातार लोगों को आईवास करने का काम हो रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप देखिए, यूपी में क्या है, राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, क्या वहाँ घुसपैठिए नहीं है? ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। बंगाल में चुनाव है, अब बंगाल में चुनाव है, उसके कारण ये तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता महान है, देश की मनता जहान है, जनता सब समझती है, बुझती है। में घुसपैठ पर बड़ा एक्शन की बात तो ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है हमारी तरफ से। तो अच्छी बात है, अगर सरकार के अधीन प्रक्रिया है और सरकारी विजिट पे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि वो सरकारी विजिट ही हो, राजनीतिक विजिट ना बने। अभी घुसपैठियों का जो मामला है, लंबे अरसों से जैसे मामला चला रहा है, किस तरह घुसपैठियों को रोका जाए, उस पे आदरणीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो लगातार जो है सो विचार विमर्श भी पदाधिकारियों के साथ करते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो स्वागत योग्य कदम है। घुसपैठ नहीं हो अपने देश की सीमा में, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। केंद्र सरकार कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं करती है। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है, सांप्रदायिक जो दंगा फैलाना चाहती है, और इसलिए इसको कुछ करना नहीं है। इसको अब बांग्लादेश से इनका बहुत बड़ा समझौता है। इसके बिरयानी खाने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान, तो वो अच्छा लगता है। मैं भी कहता हूं कि घुसपैठी के लिए जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। मैं प्रमाण देता हूं, अगर कोई घुसपैठी किया है तो उसको पकड़े, उसको जेल भेजे, उसको सुल्ली दे, उसको फांसी दे, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। और देखिए, बिहार में लगातार हो रही हत्या की घटना पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि बिहार में आए दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में इस पर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। जंगल राज के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जंगल राज में ये सब नहीं होता था, राम राज में ही ये सब हो रहा है। ठीक नहीं है बिहार का। यही तो सवाल पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोग से पूछना चाहिए। आप लोग सत्ता पक्ष के लोग का पूछना चाहिए, वो लोग जवाब देगा। इस पर रोकने का कोई जवाब नहीं है सरकार के। मैडम, कल भी पटना में लोग गोली मार हो रहा था। कल भी मैडम 2 लोगों को हत्या कर दी जाती है भाइयों की। बार बार जंगल राज की बात की जा रही है, अभी क्या है? इस तरह के नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। जंगल राज में इस तरह का नहीं होता है, राम राज में इस तरह का होता है। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। साथ ही शराबबंदी और लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सभी डरे हुए हैं। तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने पलटवार किया है। तो लगातार कह रहे हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, हालात बिल्कुल हद से बदतर है। अभी होली का माहौल आने वाला है। अब देखिए, लगातार शराब से, नकली शराब से कितने लोगों की जान जा रही है। ये जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इसके जवाबदेह कौन है? मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने एक अलग से मार्केटिंग करके अपने लोगों के द्वारा शराब बिछाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है,
एक गंभीर सवाल है। आज हम लोग कार्यस्थान महागठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से आज हम लोग कार्यस्थान लाने जा रहे हैं आसन पे। और आम आवाम, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। जो इनामी अपराधी है उसको नेता, जो एनडीए के लोग हैं, अपने बगल में बैठाकर उसको गाड़ी पर सैर करवा रहे हैं और गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही है। वो हत्या पर हत्या किए जा रहा है। तो उनको डर नहीं लगेगा? अनर्गल बात करेंगे तो उनको डर लगना तो स्वाभाविक न है। यहाँ बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वेसलेस बात करके केवल मीडिया में बने रहे, इसके लिए अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं। मंत्री अपराधियों को अपने बगल में बिठाते हैं, साथ लेकर घूमते हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए अपराध। देखिए आरोप तो कोई कुछ लगा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस बिहार में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए मुकम्मल काम कर रही है। और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का जो सरकार का नीति है वो 100% सफल है। बिहार में मार्च क्लोजिंग से पहले अचानक ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार का खजाना खाली हो गया है, जिससे राज्य के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। इस चर्चा को लेकर सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में किसी तरह का खजाना खाली नहीं है और अगर खजाना खाली है तो सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं करती। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये सब विपक्ष की ओर से उड़ाई गई अफवाह है, जिसका सच से कोई वास्ता नहीं है। योजना का कार्यान्वयन कैसे धरातल पर हो, इसकी चिंता सरकार कर रही है। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। 6-6 हजार करोड़ रुपया लगता है। इसीलिए ये मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। किसी तरह का कोई खजाना खाली नहीं है और सरकार अपना अख्तियार के साथ बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हुए काम कर रही है। मार्च के समय में ये सब जो मार्च लूट की बात कही जाती थी कि लगातार मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था, तो उसको कटेल करने के लिए कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमेशा रहती है। लेकिन इस बार फरवरी में ही ऐसी नहीं, फरवरी में इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी जो हम लोगों का वित्त विभाग का काम है, रूटीन वर्क है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि सब चौपट है, आप लोगों ने 10-10 हजार फ्री में बांटे, इसलिए खजाना खाली हो गया। खजाना खाली कर दिया आप लोगों ने। नहीं, अब वो हमारे पहले ना योजना लाई थी माई बहन, नाम भी ऐसे ही चुने थे, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम लोग तो कहते हैं माई बहन मत करो भाई, यही कहा जाता है ना। तो वैसे योजना लाए, तब वो तो योजना लाई थी तो कहां से लाती वित्तीय व्यवस्था? तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए ना। आपने पहले हमसे अनाउंस किया, आपने हमसे पहले अनाउंस किया, आप कहां से लाते? और देखिए बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ी मांग रखी है। हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की मांग भाई वीरेंद्र की तरफ से रखी गई है। राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग उन्होंने रखी है और एक तीर से कई निशाने सध जाएंगे अगर ऐसा किया गया तो, ऐसा भाई वीरेंद्र का दावा है। उनकी मांग है कि हिना शहाब को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। गठबंधन को लेकर चर्चा किनको आप लोग को लगता है सर? देखिए, अब तो इसमें शीर्ष नेतृत्व सोचेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक सीट हमको मिलना ही है और विपक्ष एक सीट लेगी। लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अक़लियत को, और भी अक़लियत कौन हो, हिना साहिबा का अगर बना दिया जाता है राज्यसभा उम्मीदवार तो एक तीर से कई निशाने हम लोग साध लेंगे और सब काम हो जाएगा। और देखिए शीलापट में एमएलसी के नाम नहीं लिखने का मामला जो है उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विधान परिषद में ये मामला उठा है, एमएलसी का नाम नहीं लिखने का मामला विधान परिषद में उठा। एमएलसी दिनेश कुमार सिंह ने ये मामला उठाया। एमएलसी संजय सिंह ने भी तस्वीर दिखाते हुए इस मामले को और बल दिया और विधायक शीलापट पर अपना ही नाम लिखाते हैं, यह आरोप लगाया गया। सीएम और मंत्री का नाम छोड़ देते हैं। आरजेडी विधायक रणविजय साहू की शीलापट की तस्वीर दिखाकर ये मुद्दा विधान परिषद में उठाया गया। इस पे मंत्री अशोक चौधरी का जवाब भी आया है।
सरकार ने साफ किया कि नियम का उल्लंघन नहीं होगा, कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी, ऐसा भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। बहुत से जो विधायक हैं वो समझते हैं कि ये हमारी योजना है और बहुत से जगहों पर उन लोगों ने मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री का भी नाम दिया, सिर्फ अपना नाम लगा लेते हैं। तो वैसे कार्यपालक अभियंताओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और खास करके जो पटोरी के जिसके लिए माननीय सदस्य तरुण जी ने प्रश्न उठाया था और जिसका उन्होंने फोटो दिखाने का काम किया, उसके ऊपर शोकॉज होगा और उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्योंकि सरकार का ये निर्णय है, आप किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के अगर आप सरकार के निर्णय को नहीं फॉलो करते हैं तो ये गलत है। देखिए, बिहार विधानसभा में आज लाई मिठाई की खूब बात हुई, जिसके बाद सभी सदस्यों के मुंह में पानी आ गया। बात जब लाई मिठाई और फलों की हुई तो सबकी जुबान भी मीठी दिखी। बाढ़ की प्रसिद्ध मिठाई खोबी की लाई को जीआई टैग दिलाने का मुद्दा उठा, जिस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी और कहा कि आवेदन दिया जा चुका है और इस पर फिर से संज्ञान लिया जाएगा। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कई और मिठाई और फलों के नाम भी बताए। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया जी के प्रसिद्ध तिलकुट को भी जीआई टैग दिलाने की मांग कर दी, जिसके बाद आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने मनेर के लड्डू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय के रसगुल्ले के लिए भी जीआई टैग की मांग कर दी। मेरा क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाई का जीआई टैग दिलाने का, तो जो आंसर मिला है तो वो जिससे मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। हम लोग भी वो जो बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं और इसके जीआई टैग पंजीकरण लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें। इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। गया जी का तिलकुट फेमस तो है। को समझना चाहिए जो आसन आवेदन नहीं देता है, निर्देश देता है। निर्देश को स्वीकार करता हूँ। महोदय, ये बरहिया का रसगुल्ला और बाढ़ का लखुभिया लाई दोनों खाते हैं लेकिन उसका प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज तक हुजूर आपके सामने अब बोल ही देते हैं, आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे मनेर का लड्डू का? और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीती रात एक बार फिर अपराधियों की गोली से पटना थर्रा उठा। एक रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग को करके 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर की है। दौलत राय के यहां रिसेप्शन पार्टी थी, जिसमें गांव के ही 2 सगे भाई 32 साल का मनीष और 24 साल के मंजीत पार्टी में पहुंचे थे, जहां अपराधियों ने पहले से ही घात लगा रखी थी और पार्टी में पहुंचते ही अपराधियों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। घटना के पीछे जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पिता का दावा है कि 40 साल से 6 एकड़ से ज्यादा जमीन का विवाद चल रहा था और कई गांव का दबंग भी धमकी दे चुका था, जिसकी शिकायत पुलिस के सीनियर अधिकारियों तक की गई थी। लेकिन बीती रात अपराधियों ने दोनों भाई की हत्या कर दी। मृतक के पिता ने अपने ही गोतिया कृष्ण राय और प्रेम राय पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दोनों बेटा के तो मार दिया गोली हमारे दुश्मन कृष्ण राय
प्रेमा के बेटा दोनों, कृष्णा के तीनों बेटा, ओकर पोता, तीनों चारों पोता, सब मिल करके धर करके रिसेप्शन में गया था खाने के लिए। दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में, गांव शाहपुर में रिसेप्शन था, उसमें निमंत्रण मिला था। बेटा के हम मना किए कि हो सको साजिश कर ले हो लगो कि उन्हें बोला रहलू है, बोलवा के मरवा दिया दोनों बेटा के। हमारे एगो कुंवारा बेटा था 23-22 वर्ष। क्या नाम है बेटा का? मंजीत, छोटा के मंजीत, बड़ा के 30-32 साल हो रहा है। वो शादीशुदा था, एक को बेटा भी नहीं था। 40 वर्ष से केस चल रहा है जमीनी विवाद में। 6 एकड़ 56 डिसमिल के हाथ से डिग्री जजमेंट मिला था 4-5 महीना पहले। जज साहब के सामने हमको धमकी दिया था, वहाँ ज्ञापन भी दिया पिपहोर थाना में। हम धमकी के थी कि FIR वहाँ कोर्ट में भी है। 15-20 को पहले से भी केस है। DIG, DGP, DSSP सब जगह हम ज्ञापन दिए हुए थे। पूरा उसका ब्यौरा है, पूरा क्रिमिनल का सब, अभी भी सब क्रिमिनल है, सब चोर डकैत। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। बाकी कांड अनुसार मृतक का नाम सर क्या है? एक का नाम मनीष और एक का नाम मंजीत। क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। अभी तक जो निकल कर आया दोनों ही सगे भाई है। कोई जमीन का मामला आ रहा है, विवाद का? पूर्व का विवाद है, एग्जैक्टली किस चीज़ का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको। कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है, बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात की। और देखिए बड़ी खबर बेतिया से है, जहां चमनिया बाजार के पास बच्चा चोर की अफवाह ने एक बार फिर माहौल को गर्म कर दिया। भीड़ ने एक गूंगे भिखारी को बंधक बना लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। बताया जाता है कि वो व्यक्ति बोरे में कचरा बीन रहा था, तभी कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ और उसे पकड़कर पूछताछ करने लगे। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सूचना मिलते ही मनुआ पुल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने भिखारी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। पूछताछ और सत्यापन के बाद ये स्पष्ट हुआ कि बच्चा चोरी का आरोप निराधार और भ्रामक था। और देखिए बच्चा चोरी की अफवाह बिहार में मुसीबत बनती जा रही है। सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि कटिहार, बाढ़ और पूर्णिया से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। कटिहार के जहां डंडखोरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह से देर रात दहशत का माहौल बन गया। दास टोला से खबर फैलते ही आसपास के 3 गांवों के लोग जुट गए। ग्रामीणों ने टॉर्च और लाठी लेकर सरसों के खेतों में संदिग्ध की तलाश की और तलाश में घंटों तक जुटे रहे। घंटों छानबीन के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि सफरा तफरी में सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ के घुसवारी थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक मासूम बच्चे को लेकर भाग रहा था, तभी बच्चे की दादी की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचा दिया। आवाज सुनते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया के बनमनखी में बच्चा चोर की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। धीमा विश्वकर्मा मंदिर के पास हजारों की भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। 18625 ट्रेन के पहुंचते ही एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। ट्रेन आगे बढ़ती रही लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रुकवाई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल की पहचान कचहरी रोड निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए कैसे जवानों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। आपको तस्वीरें बेगूसराय से दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक पटरी पर किस तरीके से गिर गया और ट्रेन चलती जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि युवक की जान बचा ली गई। और देखिए बड़ी खबर पटना से है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में बड़ी खबर है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई है। हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और वार्डन के साथ सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है। सीबीआई की टीम छात्रा के कमरे में गई है। सीबीआई की टीम ने हॉस्टल के गार्ड अमरेंद्र को भी बुलाया है। अमरेंद्र ने ही छात्रा को गोद में लेकर नीचे उतारा था, जिसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। और सीबीआई लगातार संवेदना के मौत मामले में छानबीन कर रही है।
देखिए, बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच चुकी है और वहां पर जो संवेदना का कमरा था वहां जाकर के छानबीन की जा रही है। हॉस्टल की वार्डन भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद है और इसके साथ ही जो गार्ड जिसने संवेदना के शव को सीढ़ी से नीचे उतारा था वो भी वहां पर बुलाया गया है और लगातार इस मामले में सीबीआई की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। चाहे जहानाबाद हो, चाहे पटना हो, चाहे शंभू गर्ल्स हॉस्टल हो, हर जगह जहां जहां इस घटना के तार जुड़े हुए हैं वहां वहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या अपडेट है? देखिए, सीबीआई की टीम जो है वो नीट छात्रा मामले की जांच कर रही है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो संचालिका है नीलम अग्रवाल, उनके साथ हॉस्टल पहुंची थी और छात्रा का जो कमरा है वहां वो गई। विस्तृत जानकारी जो है वो लिया गया। अमरिंद्र जो गार्ड था, जो छात्रा को कमरे से लेकर के जब कमरा तोड़ा गया था और उसके बाद अमरिंद्र ही वो गार्ड था जो छात्रा को लेकर के नीचे उतरा था और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया था। तो अमरिंद्र को भी बुलाया गया था, गार्ड को, और दोनों से पूछताछ किया गया है। पूरी तौर पे किस तरह से दरवाजा लॉक था, दरवाजा तोड़ा गया, गार्ड लेकर के नीचे उतरा, क्या टाइमिंग रही, वो तमाम जानकारी सीबीआई की टीम ने हासिल की है। और जो छात्रा है, जो मृतक छात्रा, उसकी जो सहेली है उनको भी बुलाया था और उनसे भी जो है वो पूछताछ किया गया है। तो पूरे तौर पे सीबीआई ये सत्यापित करना चाहती है, ये पुष्ट होना चाहती है कि जो छात्रा है वो कमरे में बेहोश थी और उसको कमरा तोड़ करके निकाला गया। जो गार्ड अमरिंद्र है उसने ही छात्रा को गोद में लेकर के नीचे आया था। तो पूरे तौर पे एक रिहर्सल जो है वो भी किया गया और फिलहाल सीबीआई की टीम जो है, जो जानकारी मिल रही है कि बस थोड़ी देर में सीबीआई की टीम यहाँ से निकलेगी और आगे की जो छानबीन है वो सीबीआई करेगी। जरूरत पड़ने पर आगे भी अग्रवाल को सीबीआई कार्यालय आने को कहा गया है और अमरिंद्र को भी कहा गया है कि आप भी जो है वो अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई कार्यालय आपको बुलाया जाएगा। तो अमरिंद्र ने कहा है सीबीआई की टीम को कि जब भी जरूरत होगी मैं उपस्थित रहूंगा। नीलम अग्रवाल ने भी भरोसा दिया है सीबीआई को कि वो जब भी जरूरत होगी तो वो सीबीआई कार्यालय पहुंचेगी और अपना पक्ष, अपनी जो सहयोग है वो सीबीआई की टीम को करेगी। जी बिल्कुल, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए और लगातार इस मुद्दे को हम अपने चैनल के जरिए उठा रहे हैं। संवेदना को न्याय आखिर कब मिलेगा? और सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में जांच कर रही है और इसी सिलसिले में अब सीबीआई की जो टीम है वो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच चुकी है और वहां पर छानबीन की जा रही है।